इस वीडियो में हम लोग फकीर मोहन सेनापति का लिखा हुआ नॉवेल 6 एकर्स एंड अ थर्ड को लेकर के डिस्कशन करेंगे। पहले ऑथर का बैकग्राउंड लेके समझ लेंगे, फिर नॉवेल का बैकग्राउंड समझेंगे और फिर पूरा नॉवेल का कैरेक्टर समेत डिटेल एनालिसिस समरी वीडियो हम लोग कवर करेंगे ताकि हर छोटा बड़ा मेन टॉपिक घटना के बारे हम लोग जान सके और क्रिटिकल एनालिसिस भी इसका समझ सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं फकीर मोहन सेनापति उड़िया राइटर हैं, उड़ीसा से वो बिलोंग करते हैं और वो पहले इंडियन राइटर है जिन्होंने सोशल रियलिज्म के साथ डील किया है अपना रचना का थ्रू। ठीक है, सोशल रियलिज्म होता है कि अपना राइटिंग के थ्रू आप कॉन्करेंट जो सोसाइटी है, कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी है, उसका रियलिटी को आप शो करें। और वो पहला इंडियन राइटर है वर्नाक्युलर लैंग्वेज में रस्टिक लाइफ को लिखने का भी। वर्नाक्युलर यानी जो नेटिव लैंग्वेज होता है, जैसे बंगाली, हिंदी, ओडिया, असमीज, ये प्रोविंशियल्स जो नेटिव लैंग्वेज होते हैं, तो उसमें एक प्रादेशिक भाषा यूज करके रस्टिक फिगर्स यानी विलेज लाइफ का कैरेक्टर्स, विलेज लाइफ को पोर्ट्रे करने वाले पहला नॉवेलिस्ट, इंडियन नॉवेलिस्ट भी यही है। इनको काफ़ी सारे टाइटल से नवाजा जाता है इनका जीनियस का वजह से। जैसे इनको फोर रनर ऑफ प्रेमचंद कहा जाता है कि प्रेमचंद से जो अग्रवर्ती, जिन्होंने प्रेमचंद जैसे सोशल रियलिज्म के ऊपर लिख करके काफ़ी फेमस है, तो उनसे पहले इस दिशा को किसने राह दिखाया था? फकीर मोहन सेनापति ने ही किया था। उनको कथा सम्राट भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, ओके, बिकॉज ऑफ हिज मास्टरी ऑफ वर्ड्स। फिर उनको फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लिटरेचर, फादर ऑफ ओडिया नॉवेल और थॉमस हार्डी ऑफ ओडिया लिटरेचर भी कहा जाता है, क्योंकि जाहिर सा बात है कि ओडिया लिटरेचर को एक जो पॉपुलराइज करना हुआ, उसको एक्सेसिबल करना हुआ, या उसमें नॉवेल जो मॉडर्न टेक्निक वाला नॉवेल लिखना हुआ, ये सारे जगह में, सारे क्षेत्र में महारत हासिल किया था सेनापति ने। ठीक है, इसलिए उनको ये सब टाइटल मिलता है। फिर उनको व्यास कवि भी कहा जाता है, क्योंकि उनका रिवोल्यूशनरी फिलोसॉफी के वजह से, कि उनका जो एक सोच था, एक सबसे अलग सोच था, एक फ्रीडम वाला, इंडिपेंडेंट वाला, और फिर उनका आइडियोलॉजी की वजह से उनको क्विंटेसेंशियल रेनासा मैन भी कहा जाता है। उन्होंने अपना लिटरेरी करियर में रामायण, महाभारत, बौद्ध अवतार काव्य, गीता, इन सभी चीज़ों का उड़िया ट्रांसलेशन किया है। प्लस 1868 में उन्होंने बालासोर में एक प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापना किया था, जिससे कि ओडिया लिटरेचर को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया जा सके। और उनका एक ये सेल्फ मेड कैंपेन था कि बंगाली लिंग्विस्टिक एंड ब्यूरोक्रेटिक इंपेरियलिज्म से ओडिया लैंग्वेज को और ओडिया लिटरेचर को बचाना और उसका स्वाभिमान, उसका अपना एक इंटीग्रिटी के साथ, हेरिटेज के साथ उसको आगे बढ़ा के लेके जाना, उसको प्रमोट करना। तो ये हो गया ऑथर बैकग्राउंड। अब ये नॉवेल के बारे थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, 6 एकर्स एंड अ थर्ड, ये एक्चुअली तो ओडिया में लिखा गया था। इसका ओडिया में इसका टाइटल था छ मना अथा गुंता। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है, बट स्पेलिंग यही है। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक बार में पब्लिश नहीं हुआ, इसको सीरियली पब्लिश किया, मतलब थोड़ा थोड़ा लिख के, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके इसको उत्कल साहित्य नाम का एक लिटरेरी मंथली निकलता था उड़ीसा में। उसमें 1897 से लेकर के 1899 तक थोड़ा थोड़ा पार्ट करके पूरा नॉवेल को पब्लिश किया गया। फिर इसको एज अ सिंगल नॉवेल वॉल्यूम, नॉवेल का तहत इसको पब्लिश किया गया था 1902 में। ठीक है, 27 चैप्टर इसमें कुल मिला के है। आखिर में एक एंड कह के, द एंड कह के एक चैप्टर है, ठीक है, उसको भी जोड़ लेंगे तो 28 होगा। एक्चुअली चैप्टर कह के बस 27 ही है। और इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेटर्स के आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें फकीर मोहन सेनापति का ही दो रिलेटिव भी है, एक है AM सेनापति और दूसरे है BM सेनापति। ठीक है, फिर और भी सारे ट्रांसलेटर जैसे सत्यपी मोहांती है, लीलावती महापात्र है, पॉल सेंट पियर है, के महापात्र है, और भी काफ़ी सारे इंग्लिश ट्रांसलेटर है जिन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है, ताकि और ज़्यादा वाइड इंग्लिश स्पीकिंग पब्लिक में और रीडर में इसका सर्कुलेशन हो सके। अब ये जो नॉवेल है, इसमें आपको आयरनी और सटायर का भरपूर उपयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें उन्होंने सटायर का टारगेट कौन है? सबसे ज़्यादा सटायर का टारगेट है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की। ब्रिटिश कॉलोनी जब बना था इंडिया, जाहिर सी बात है ये 19th सेंचुरी में यह कहानी स्थित है, तो ये उस टाइम में ब्रिटिश कॉलोनी था इंडिया, और कैसे ब्रिटिश जो कॉलोनियल मास्टर्स थे वो इंडिया को ऑप्रेस करते थे, इंडियंस के ऊपर अत्याचार करते थे, इनका जो संपत्ति है उस पर अपना थोप जमाते थे, और कैसे बर्बरियत उठाना पड़ता था खास करके मार्जिनलाइज सेक्शन को, उसका पूरा एक रियलिटी उठ करके आया है। उसको सैटराइज भी किया गया है। और उसका साथ साथ जो बाबू थे, बाबू इन द सेंस जो मॉडर्न इंडियन थे, जो फॉलो करते थे ब्रिटिशर्स को, तो उनको भी खूब बढ़िया से तंज किया गया है। ठीक है, और भी कुछ कुछ थीम्स है या कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको ऊपर जिसको हाईलाइट किया गया है इस नॉवेल में, दैट इज लीगल सिस्टम को,
फ्यूडल ऑपरेशन को, क्योंकि ये जो पूरा कहानी है ना ये मेनली ज़मींदार और को केंद्रित करके कि कैसे एक ज़मींदार उस समय अपने जो गरीब प्रजा थे, किसान थे, उनका खून चूस करके खुद अपना पेट भरते थे, खुद अपना संपत्ति बढ़ाते। तो ये ज़मींदारी प्रथा का जो खराब दिख है उसको यहाँ पे उठाया गया है। कॉलोनियल डीह्यूमनाइजेशन यानी कॉलोनी स्थापन करने की वजह से जो कॉलोनाइजर्स होता है वो कैसे कॉलोनी वाले आदमी को एकदम ह्यूमैनिटी भी उनको नहीं देते, गैर इंसान बना करके शोषण करते, उस चीज़ को दिखाया गया है। फिर मार्जिनलाइज सेक्शन कैसे ऑप्रेस होता है, वुमेन का सब्जुगेशन भी दिखाया गया है। ठीक है, खास करके आपको इस नॉवल में जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं ना उनका कैरेक्टराइजेशन देख के आप चौंक जाएंगे कि एक मेल लेखक होने के बावजूद भी वुमेन साइकी के बारे इतना प्रखर मतलब ज्ञान रखने वाले हैं फकीर मोहन सेनापति। तो एक फेमिनिस्ट एंगल भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और कास्ट सिस्टम के बारे भी यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स दिया गया है। ठीक है, फिर कल्चरल इंपीरियलिज्म भी यहाँ पे दिखता है कि कैसे जो नेटिव कल्चर है उसको सुपरसीड करता है, उसको सब्सटीट्यूट करता है कौन, कॉलोनियल कल्चर, यानी जो वेस्टर्न थॉट्स है, क्रिश्चियनिटी है या वेस्टर्न कल्चर है, वो कैसे जो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर है उसको सब्सटीट्यूट करता है, ट्रेडिशनल रिलीजियन है उसको सब्सटीट्यूट करता है। ठीक है, फिर आपको पुलिस का मैल प्रैक्टिस मिल जाएगा कि कैसे पुलिस सिस्टम भी करप्ट हो चुका था, घूसखोरी चलता था, और हिस्ट्री को या कल्चर को एक टर्न ट्विस्ट करने का जो प्रयास, जो इंडियन स्क्रिप्चर्स थे, इंडियन रिलीजियन थे, इंडियन मिथ थे, उसको नीचा दिखा करके उसको यूरोपियन इंटरप्रिटेशन देना। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को एंग्लिसाइज कर देना। ठीक है, उसको जो वेस्टर्न आदमी है उसको अपना हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू देके इंटरप्रेट करना। तो ये सब काफ़ी सारे डाइवर्स टॉपिक है जो आपको एक सिंगल नॉवेल में मिल जाएगा। ठीक है, यू आर अनंत मूर्ति ने इस नॉवेल को कहा है अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री की। इंडिया का जो साहित्य है उसमें एक बहुत ही मतलब फाउंडेशनल टेक्स्ट। और जाहिर सा बात है कि आप सोचिए अगर एक ही नॉवेल में आपको इतना सारा टॉपिक्स वेरियस मिले और प्लस कॉलोनियल बैकग्राउंड के साथ, तो वो डेफिनेटली दैट इज अ माइलस्टोन टेक्स्ट। ओके, अब चलिए नॉवेल समरी की तरफ बढ़ते हैं। नॉवेल जो है वो सेट है 1830s का समय में। आप समझ सकते हैं 19th सेंचुरी का मिडिल था, तो ब्रिटिश कॉलोनिज्म उस टाइम में जोर शोर से बढ़ा था और पूरा ब्रिटिश का दबदबा चलता था, ब्रिटिश राज कहते थे ऑफिशियली उस समय पे। तो इस दौर में क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओडिशा का कुछ पार्ट को कॉन्कर किया था और उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ ज्वाइन कर दिया था। तो इस पटभूमि में हम लोग का जो नॉवेल का कहानी है वो शुरुआत हो रहा। नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, और विलेन भी है, दैट इज रामचंद्र मंगाराज। ये कौन है, ये जमींदार है। कहाँ का, फतेहपुर सरसंदा नाम का एक प्रदेश है, एक लैंड एस्टेट है, उसका जमींदार वो है। ठीक है, और इसी पूरा लैंड एस्टेट के अंदर आता है गोविंदपुर नाम का एक विलेज। ठीक है, यही गोविंदपुर विलेज में पूरा कहानी जो है वो रोटेट होता हुआ रहेगा। ठीक है, 560 एकड़ का रेंट फ्री लैंड और 327 एकड़ का टैक्स्ड लैंड, ये सब मिला करके इतना बड़ा जमींदारी है रामचंद्र मंगाराज का। ठीक है, उस जमाने में इस जमींदारी का जो मतलब फाइनेंशियल असेसमेंट था वो था 5000 पर एनम, यानी हर साल इस जमींदारी से 5000 रुपया निर्धारित हुआ था जो टैक्स स्टेट रेवेन्यू में जाना चाहिए, ब्रिटिशर्स को जाता था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं उस जमाने का 5000 मतलब कितना बड़ा ये जमीन था और कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल था। ठीक है, अब ये जो जमींदार थे मंगाराज, अब एक चीज आपको समझ लेना पड़ेगा, उस टाइम का जमींदार मतलब लैंड का ओनर नहीं, बल्कि लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट जिसके पास है, यानी जमीन जो है उसका तो मालिक गवर्नमेंट ही है, सरकारी है, स्टेट ही है, लेकिन वो एक आदमी को अपॉइंट करता है कि तुमको हम इतना जो जमीन है, इस जमीन में जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे, जितने भी रेवेन्यू होंगे, जितने भी टैक्स होंगे, उस वो टैक्स वसूलने का दायित्व हम तुमको देते हैं। कुछ जो तुम वसूलोगे उसमें से कुछ हम लोग को ट्रेजरी में, स्टेट ट्रेजरी में देना, और बाकी कुछ तुम अपने रखना, और उससे बाकी जो प्रजा है तुम्हारे जमींदारी के अंदर उनका प्रतिपालन करना, उनका ध्यान रखना, कोई दिक्कत हो तो उनको संभालना। ये था प्रथा। लेकिन एक्चुअली होता था क्या, करप्ट जमींदार लोग जो थे वो इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे प्रजाओं को और इतना ज़्यादा टैक्स मतलब उनसे पैसा वसूलते थे, तो स्टेट ट्रेजरी में तो जितना देना था वो लोग उतना ही देते थे और बाकी से अपना पॉकेट वो लोग भरते थे। ये था जमींदार का खून चूसने का एक बर्बरियत प्रथा। ठीक है, अब ये जो मंगाराज है ये क्या करता था, ये कैश, अच्छा, ये जमींदार होने के साथ साथ मनी लेंडर भी था। एक्चुअली ये पहले एक मनी लेंडर ही था, अब धीरे धीरे मनी लेंडर बिजनेस को बढ़ाते 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 फिर उसने बाई हुक एंड बाई क्रुक ये जमींदारी को क्रोप किया था। अब ये ऐसा मतलब मनी लेंडर था जो कैश तो लेंड करता ही था, लेकिन कैश से भी ज्यादा वो ग्रेन्स लेंड करता था। ग्रेन्स यानी धान, पैडी, वो उधार में देता था।
ठीक है। और उसमें भी वो थोड़ा सा मतलब अपना बदमाशी करता था। क्या करता था, जब देना रहता था किसी को उधार तो वो ड्राई और हस्क्ड ग्रेन देता है, यानी कि खुश्क धान देता था। लेकिन जब उसको वापस लेना होता था तब वो सिर्फ नया और जूसी ग्रेन ही लेता था। अब आप थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप समझ सकेंगे कि जब कोई मतलब धान का या कोई भी फसल सूखा होता है तब उसका वजन क्या होगा, और उतने ही अमाउंट में जब आप नया चीज़ लेंगे मतलब नया जूसी लेंगे तो उसका वजन क्या होगा। तो यही तो पहले तो यही वजन मार करके वो फायदे में रह रहा, और ऊपर से वो 50% इंटरेस्ट चार्ज करता था, 50% इंटरेस्ट, और वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि कोई अगर 10 रुपया भी, मैं मसलन बता रहा हूँ, 10 रुपया भी लेगा और उसको अगर वो 2-3 साल तक नहीं चुका पाया तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलकर वहीं 10 रुपया ही 20-22-25 रुपया बन जाएगा। तो इस तरीके से वो दोनों तरीके से प्रजा का खून चूसता था। ठीक है। अब इसमें उसका साथ कौन दिया, कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने एक नया कानून बनाया था कि इस कानून के तहत जमींदार जो है वो अपने नॉन पेइंग पेजेंट्स को खिलाफ मतलब लॉ सूट फाइल कर सकता है, यानी कोर्ट में, जो कि ऑब्वियसली एंग्लिसाइज्ड कोर्ट था, इंग्लिश का द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा निर्मित किया गया कोर्ट था। तो उस कोर्ट में जा करके जो पेजेंट अपना ड्यू नहीं दे रहा, जो पेजेंट अपना निर्धारित टैक्स नहीं दे रहा, उसके खिलाफ वो केस कर सकता है, उसको सजा मिलेगा। यह था एक नियम। दूसरा कानून क्या था कि अगर जमींदार अपना निर्धारित समय में अपना सालाना जो टैक्स है वो स्टेट ट्रेजरी में जमा नहीं कर रहे हैं तो उनका जमींदारी को ऑक्शन करा दिया जाएगा, नीलाम करा दिया जाएगा, और दूसरा जो व्यक्ति सही दाम दे सकेगा और सही सर्विस मेंटेन कर सकेगा उसको वो जमींदारी का जो स्वत्व है या ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब मंगाराज को भी अपना जमींदारी का जो ये स्वत्व है ना ये इसी तरीके से मिला। एक्चुअली वो इसका पहले से ओनर नहीं था, वो इसका एक्चुअल ओनर कौन था, शेख दिलदार मियाँ, जिसको पॉपुलरली छोटा मियाँ नाम से जाना जाता था। लेकिन छोटा मियाँ क्या करते थे, उनके पास पैसा तो ढेर था क्योंकि बहुत बड़ा जमींदार है उनका था, लेकिन वो ढेर सारा खर्चा करते थे, बात बात में पार्टी दिया करते थे। अब उसमें क्या हुआ, इस चक्कर में उनका मार्केट में काफ़ी उधार हो गया। अब एक दिन वो ड्रंक हालात में थे तो इस हालात में उनसे साइन करा लिया एक लोन बॉन्ड में, कितना रुपए का, 30,000 रुपए का लोन बॉन्ड में साइन किया गया। किसने, मंगाराज ने ही साइन करा लिया, और बाद में उसी लोन बॉन्ड को इशू करके फाइल कर दिया कोर्ट में केस, और उस कोर्ट केस में वो जीत गया, और ये पूरा का पूरा जो सरसंधा का लैंड एस्टेट था, जमींदारी था, वो उसने अपना नाम कर लिया, और इसी तरीके से जमींदार वो बन गया। ठीक है। अब उसका अपना भी जाहिर सा बात है परिवार था, बच्चे थे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, उसका जो वाइफ था वो काफ़ी अच्छी वाइफ थी, काफ़ी अच्छी महिला भी थी, काइंड थी, गॉड फियरिंग थी, पैशनेट थी, और आदमी पे थोड़ा तरस भी खाती थी, उसका दिल नरम था। ये मंगाराज जैसा क्रूएल टाइप का आदमी नहीं था। मंगाराज को कोई मोरालिटी नहीं था, कोई स्क्रूपल्स नहीं था, कोई एथिक्स नहीं था। उसका ज़िंदगी के पास एक ही विजन और मिशन था कि किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक पैसा कमाना है। अब उससे मेरा पेजेंट्स जिंदा रह रहा कि मर रहा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन उसका वाइफ ऐसा नहीं थी। उसका वाइफ को शांतनी नाम से पुकारा, मतलब नॉवेल में शांतनी नाम से उसको पुकारा जाता है। शांतनी का लोकल मतलब क्या होता है उड़िया लैंग्वेज में, मदर ऑफ कम्युनिटी। लेकिन कहीं पर भी पूरा नॉवेल में मंगाराज को शांता या फादर ऑफ कम्युनिटी नहीं बुलाया गया है। तो इससे एक चीज साफ साफ हम लोग को दिखता है कि वो कितना क्रूएल था, और उसका वाइफ इन कॉन्ट्रास्ट कितना मतलब सच में वो मदर फिगर थी। ठीक है। अब उसका थोड़ा घर का यहाँ पे वर्णना दिया जाता है कि उसका घर बार बहुत बड़ा था। ठीक है। 5 अलग अलग मतलब विंग्स थे उसका पूरा हाउस का, उसमें 3 विंग्स में उसको तीनों बेटे एक एक अपना अपना फैमिली, बच्चे, बीवी लेके रहते थे। एक में वो अपना बीवी का साथ लेता था और सर्वेंट्स जो है रहता था, और एक विंग्स में क्या था, उसका कचेरी था, ऑफिस था, जहाँ पे वो बैठ करके सारा अपना ऑफिशियल डीलिंग्स निकालता था। ठीक है। तो ढेर बड़ा घर था, बहुत संपत्ति था, लेकिन वो क्या था, वो एक वर्चुअल ब्रॉदेल था। मतलब वहाँ पे दिन भर में ढेर सारा महिलाएं आते जाते रहते थे। इस पे एक मतलब उपमा दिया गया है, सिमिली दिया गया है कि जैसे बर्ड्स ऑफ डिफरेंट फेदर्स, अलग अलग पंख वाले चिड़िया एक बड़ा पेड़ में आकर के आश्रय लेते हैं, वैसे ही दिन भर में ढेर अलग अलग किस्म के औरत इस घर में आते थे और जाते थे, जिसका कोई हिसाब नहीं रहता था। तो ये क्यों आते थे, क्यों जाते थे, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि मंगाराज किस पर्पस से वो लोग के लेके आता था, अपना सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को पूरा करने के लिए। इसका बावजूद कि उसके पास एक सेल्फलेस और सबमिसिव वो बहुत ही अच्छी वाइफ है, उसका बच्चे हैं, बच्चों का भी शादी हो चुका है, लेकिन इसका बाद भी वो अपना लालसा को चरितार्थ करने के लिए पूरा एक घर को ही एक ब्रॉदल बना चुका था। पूरा लड़की आती थी, लड़की जाती थी।
और चेंज होते रहता था। ठीक है, ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारा मतलब अच्छा लड़की को या गरीब लड़की को उसका मजबूरी का फाइनेंशियल असहायता का फ़ायदा उठाते हुए उसने इस तरीके से सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है, अब इसमें एक लड़की का नाम था चंपा। ठीक है, वो इस घर की मेड भी थी। अच्छा हाँ, मेड के बारे में बता दें कि ये सारा जो लड़की थी ना, इसमें से काफ़ी को घर का मेड भी बना दिया जाता है ताकि सोसाइटी के नज़र में वो लोग मेड रहे, लेकिन मंगाराज उसको अपना हिसाब से यूज़ कर सके। ठीक है, तो मेड का भी काम करता था और मंगाराज का भी काम करता था। तो इसमें एक मेड थी चंपा। चंपा जो थी वो मंगाराज का आप पार्टनर इन क्राइम कह सकते थे। चंपा काफ़ी दिन से इस घर में थी और वो अपना दिमाग चला करके मंगाराज का काफ़ी विश्वस्त हो चुकी थी और मंगाराज अपने सारा प्लानिंग में, इविल प्लानिंग में उसको साथ लेता था। आप उसको असिस्टेंट, उसका दाहिना हाथ कह सकते हैं। ठीक है, अब ये लोग किस किस तरीके से आदमी को फंसाते थे या आदमी को शोषण करते थे उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो ये लोग यूज़ करते थे दैट इज मॉर्टगेज ट्रैप, यानी कोई भी चीज़ को बंधक दे करके, जैसे कोई भी किसी को लोन का दरकार हो, पैसा का दरकार पड़ता था तो उसका ज़मीन को बंधक देना पड़ता था। मंगाराज बंधक ले लेता था, उसका बदले में कैश देता था। अब वो कैश को कंपाउंड इंटरेस्ट के चक्कर में और अपना मतलब दिमाग लगा करके उल्टा सीधा हिसाब लगा के ऐसा कर देता था कि बेचारा गरीब जो आदमी है वो कभी उतना पैसा वापस नहीं दे सके, और इसी चक्कर में जो मॉर्टगेज उसका ज़मीन किया है वो ज़मीन वो जब्त कर लेता था। तो ऐसे बहुत ज़मीन उसने जब्त करके रखा था। ठीक है, इसका कुछ कुछ उदाहरण दिया है। जैसे अपना खुद का उसका कजिन था जिसका नाम था श्याम माल्ला, उसका 15 एकड़ का रेंट फ्री लैंड को वो सिर्फ इस एलिबाई में या इस लॉजिक में जब्त कर लिया था कि बेचारा श्याम ने एक बार शहर में ट्रिप में गया था तो उसने कैबेज खाया था, बंधा गोभी खाया था। अब बंधा गोभी खाना तो गुनाह नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या था कि वो बंधा गोभी प्याज से कुक किया हुआ था। प्याज खाना को उस टाइम में गुनाह माना जाता था ब्राह्मण्स के लिए या हिंदूज के लिए। तो इस चक्कर में उसने क्या किया मंगाराज ने कि श्याम को बोला कि भाई देखो, तुम तो प्याज खा चुके हो, अब तुम धर्म से निकल चुके हो, तुम तो क्रिश्चियन बन जाओगे, तुम्हारा तो यह काल पर काल दोनों एकदम डूब जाओगे, एकदम नरक में जल के मरोगे। तो उससे अच्छा है इसका क्या करना पड़ेगा, इसका शाप मोचन करना पड़ेगा, एक्सपायशन करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। और प्रायश्चित किस हिसाब से होगा, 15 एकड़ का जमीन अपने, तो मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, महज 15 एकड़ मांग रहा हूँ। तो सिर्फ आप सोचिए कितना हंसने लायक बात है कि एक आदमी प्याज खाया है, उसको दाम देने पड़ा 15 एकड़। 15 एकड़ कम जमीन होता है, तो सिर्फ इस बात में उसने 15 एकड़ जब्त कर लिया, और वो भी अपना कजन से। तो समझ ले सकते कितना ही मतलब दर्द, मतलब भयंकर आदमी है। फिर इसका बर्बरियत का एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक अनटचेबल कौम का आदमी था जिसका नाम था श्याम गोछाई। ठीक है, वो बेचारा अपना अच्छा आदमी था, अपना हिसाब से उसके पास जो पीस ऑफ लैंड था वहाँ पे वो अपना खेती बाड़ी करता था, उसी से गुजर बसर अपना करता था। अब एक दिन जो हम लोग का ये मंगाराज था, इसका जो फार्म हैंड है यानी फार्म में काम करने वाला जो व्यक्ति है, वो आकर के बोला कि सर हम लोग का जितना भी है ना ज़मीन है, सब में प्लांटेशन हो गया है, लेकिन 1.5 एकड़ अभी भी बचा हुआ है, लेकिन हम लोग के पास सीड बीज खत्म हो गया है, तो कैसे उस एकड़ को करे, बीज तो अभी है नहीं हम लोग के पास। तब वो क्या किया, मंगाराज निकला। ठीक है, और निकल करके वो श्याम गोछाइत का ज़मीन पे उसका नज़र पड़ा। वो देखा कि श्याम गोछाइत तो बहुत मेहनत से अपना पूरा जो ज़मीन है उस पर सीडलिंग लगा दिया है और पूरा हरा भरा वो बन गया है। तब जा करके वो क्या किया, वो उसको पहले थोड़ा सा मतलब अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया बात किया। ठीक है, फिर अचानक से वो बोला कि अरे बाबू, तुम तो ये तो गलत तरीके से इसको बोए हो, इतना नज़दीक नज़दीक से अगर सीड को बोओगे तो ये तो अच्छा नहीं होगा, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ कि कैसे बोना है। तो तब श्याम डर गया, बोला नहीं नहीं, लेकिन मैं तो हर साल ऐसे ही बोता हूँ, कोई तो दिक्कत नहीं होता। तब वो फिर थोड़ा गुस्सा हो गया, बोला कि तुम मेरे से ज़बान लड़ाओगे, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तुमको। फिर वो 1 सेकेंड में अपना वो फार्म हैंड को बोला, और उसका इतना बड़ा जो ज़मीन था ना, ज़मीन का आधा से ज़्यादा हिस्सा में जो वो बीज बोआ था, बीज उखाड़ के लेके ये लोग चल गया। शाम गुछाई तो उसका पैर में लुटा के रोता रहा, लेकिन एक बस बात वो कह के मंगाराज ने उसको चुप कर दिया कि तुम भूलो नहीं कि तुम्हारा लोन है मेरे पास। बस ये एक शब्द कह के वो बेचारा चुप रह गया और उसका सारा सीडलिंग लेकर के चल गया। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि कितना क्रूएल माइंडेड ये है। ठीक है, और इसमें एक सार्कास्टिक कमेंट भी किया है कि अकॉर्डिंग टू शास्त्र ओनली स्मॉल माइंडेड पीपल डिस्क्रिमिनेट बिटवीन माइन एंड देन, यानी शास्त्रों के अनुसार जो छोटे सोच वाले व्यक्ति है ना, वही मेरे और तुम्हारे में फर्क करते हैं। तो इसमें मतलब कहने का बात क्या है कि मंगाराज कभी अपना जमीन और दूसरे का जमीन में कभी फर्क नहीं करता था, दूसरे का जमीन भी वो अपना ही बाप का संपत्ति समझता था। ये एक आयरनी है। अच्छा, फिर उसका जो ऑर्चर्ड प्रोड्यूस था उसमें भी वो मार्केट में मोनोपोली चलाता था। ऑर्चर्ड मतलब उसका अपना एक बाग था। ठीक है, उस बाग में हर तरीके का फल फ्रूट सब्जी सब कुछ उगता था। अब जितना भी सामान उसका उगता था ना, वो सबसे पहले जाता था लोकल मार्केट में बेचने के लिए,
और वो उसका कहा हुआ था कि जब तक उसका ऑर्चार्ड का सारा भेजा हुआ प्रोडक्ट कंप्लीटली बिक ना जाता हो तब तक कोई और व्यवसायी अपना साग सब्जी फल फ्रूट लेके मार्केट में घुस नहीं सकता। आप इससे समझ सकते हो कि कितना वो कहर ढा के रखा था उस जमाने में, ठीक है। और अपना जो फार्म हैंड्स है ना, फार्म में काम करने वाले, दिन से रात तक वो लोग बेचारा खटते ही जाता था, लेकिन उन लोग को सही से ना वो वेतन देता था ना सही से खाना पीना देता। एक इंसिडेंट और नॉवेल से मैं बताता हूँ कि उन लोग को जब खाना खाने बैठता था ना, भात खाने बैठता था, उससे पहले वो लोग को दो बड़ा बड़ा गमला में भात का जो फैन होता है ना, फैन जिसको हम लोग ग्रोइल कहते हैं, वो देता था। जो फैन हम लोग गाड़ के फेंक देते हैं, वो फैन ये लोग को दो बड़ा बड़ा गमला में दिया जाता था कि वो फैन ये लोग जबरदस्ती पिए ताकि ये लोग को ज़्यादा भूख नहीं बचे। अब कोई कोई फार्मर ने का प्रोटेस्ट करता था कि नहीं नहीं फैन नहीं पियेंगे, ये क्या बात है, तो वो लेक्चर देना शुरू कर देता था कि तुमको पता है कि फैन में कितना ताकत है, कितना हेल्थ बेनिफिट है, कितने न्यूट्रिशन है। एक तो तुम्हारा हम उपकार कर रहे हो, हम मेरे एहसान मानने का जगह तुम मतलब मुँह लड़ा रहे हो, तुम्हारा तो हिम्मत कम नहीं। फिर ये हो गया। फिर उसका जो ड्रम स्टिक उगता था यानी सजना का जो है, उसका पास 17 सजना का पेड़ था, ठीक है, उसका पूरा ऑर्चर्ड में। तो सजना का पेड़ का जो फूल होता था ना और जो पत्ता होता था, वो ये लोग को ये खिलाता था फार्म हैंड को, और बताता तुमको पता है सजना का पत्ता में, सजना का फूल में कितना टेस्ट है, कितना गुण है, कितना न्यूट्रिशन, ये तो हम तुम्हारे बारे इतना सोचते ही इसीलिए दे रहे हैं, नहीं तो हम किसी को देते नहीं है फ्री में। और सजना जो होता था वो डायरेक्ट चल जाता था कि इसमें मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो ये सब चीज़ हम लोग को पता चलता है कि वो कंप्लीटली मनी माइंडेड था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो एक एजेंट था, जिससे कि वो सिर्फ और सिर्फ शोषण कर करके जितना कम से कम लागत में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बेनिफिट कमाया जाए वही चीज़ को लेके वो था। अच्छा, फिर उसका कुछ सार्कास्टिक कैरेक्टराइजेशन ऐसे भी किया गया है कि वो बहुत धार्मिक था, मतलब ऊपर ऊपर धार्मिक, ऑब्वियस सा बात है कि 24 एकादशी, एकादशी यानी जो मतलब फास्ट होता है, ठीक है, उस दिन फास्ट रखा जाता है। तो वो पूरा साल में जो 24 एकादशी था सारा रखता था और दिन भर में कुछ नहीं खाता था, सिर्फ थोड़ी सी पानी पीता था और दो चार तुलसी का पत्ता खाता था, बस यही वो करता था। लेकिन उसका जो एक बार्बर था, जगह बार्बर, उसने बाहर ये खबर आउट कर दिया था कि जिस दिन एकादशी का शाम में एक बड़ा पतीला दूध आता था, केला आता था, मिठाई आता था, खई आता था, नवता आता था, ये सब चीज़ आता था। और एकदम भोर भोर में वो सब हांडी जो भर के आता था वो खाली होके मास्टर का बेडरूम से यानी मंगाराज का बेडरूम से निकलता था और जगह उसको जल्दी जल्दी धो पोंछ देता था ताकि कोई देखे ना, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो बस बाहर दिखाने के लिए अपना धार्मिक वाला भाव ढोंग करके रखता था कि सोसाइटी में उसकी इमेज बना रहे, लेकिन असल में उसमें धार्मिकता जरा भी नहीं था और वो सैक्रिफाइस करना कभी जानता ही नहीं था, अपना फायदा वो हर जगह करता था। फिर जब ब्राह्मण्स को ये कहा गया कि एकादशी का अगला दिन द्वादशी में जब वो अपना मतलब फास्ट तोड़ के खाता था, तो पहले वो ब्राह्मण्स को खिलाता था, पूरा 27 ब्राह्मण्स का जो फैमिली था उन सबको बुला करके एक जगह वो महाभोज कराता था, फिर खाता था। और महाभोज मतलब क्या, कुछ नहीं देता था, सिर्फ थोड़ी सी चावल देता था और थोड़ी सी गुड़ देता था। और फिर वो ये बता के देता था कि मेरे पास चावल तो ढेर है और गुड़ भी ढेर है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग तो ब्राह्मण है, आपका पंडित है, आप लोग का आंख बड़ा बड़ा है और पेट छोटा छोटा है, तो छोटा पेट के हिसाब से इतना में ही आप लोग को चल जाना चाहिए। फिर भी अगर किसी को भूख ज़्यादा लगे तो हमसे कह सकते हैं। अब कोई कोई ब्राह्मण अगर लज्जा का माथा खा करके बोल भी देता, हाँ भैया मुझे भूख लगा है थोड़ा सा और दे दो, तो अपना 2 उंगली का बीच में जितना 2-4 दाना उठता था उतने ही दे करके ख़त्म कर देता था और फिर वो लोग चल जाते थे। फिर जितना बचता था फिर वो सारा खाना अकेले हाथी जैसा अकेले खाता। तो ये हो गया कुछ उसका सार्कास्टिक कमेंट और उसको कैरेक्टराइजेशन, जिससे पता चले कि उसका किरदार कैसा है। अब मेन घटना पे आते हैं जिससे नॉवेल का टाइटल भी आया है। नॉवेल का टाइटल क्या है, 6 एकर्स एंड अ थर्ड। ये एक्चुअली एक ज़मीन का बारे बताया जा रहा है, 6 एकड़ और मतलब 6 और फिर एक एकड़ का 1/3 का हिस्सा ही मिलाकर के जितना ज़मीन होता है उतना ज़मीन। अब इतना ज़मीन किसका है, एक वीवर कपल का था जिसका नाम था भगिया और सरिया। भगिया यानी हस्बैंड और सरिया यानी उसका वाइफ। तो दोनों काफ़ी पुअर थे लेकिन काफ़ी ऑनेस्ट थे, ठीक है, काफ़ी रिलीजियस थे, गॉड फियरिंग थे और उनको सब कोई पसंद करता था, सब कोई उनसे प्यार करता था, उनका सिंप्लिसिटी और उनका ट्रूथफुलनेस की वजह से, ठीक है। और ये दोनों बहुत हैप्पीली मैरिड कपल थे, भले उनका पास पैसा नहीं था लेकिन प्यार मोहब्बत बहुत था। एक ही चीज़ का बस उन लोगों को कमी था, वो है बच्चे का, ठीक है। उनका अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था और दोनों ही बहुत शिद्दत से बच्चे की मांग करते थे। अब उन दोनों का ये जो 6 एंड 1/3 एकड़ का ज़मीन था ना, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, बहुत उपजाऊ था, बहुत फसल उसमें उगता था। अब उस ज़मीन में किसका नज़र पड़ा, हम लोग का जो गिद्ध है, किसका, मंगाराज का, सही समझे, मंगाराज का नज़र उसमें पड़ा। अब उसने और चंपा ने मिलकर प्लानिंग किया कि कैसे ये दोनों से ये ज़मीन हड़पा जाए। तो चंपा जा करके वो दोनों को थोड़ा मशवरा दी कि तुम लोग एक काम करो ना, ये जो लोकल गॉडेस है हम लोग का, बूढ़ी मंगला, उनका नाम पे एक टेम्पल बना दो।
जैसे ही टेम्पल बनाओगे तो देवी खुश हो जाएगी और तुमको वरदान दे देगी, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। तो बेचारा सीधा सरल आदमी था, वो लोग विश्वास कर लिया और मंदिर बनाने के लिए रेडी हो गया। अब मंदिर तो बनेगा लेकिन उसका पैसा कौन देगा, है तो वो लोग गरीब। तो पैसा के लिए वो लोग किसके पास गया, मंगाराज के पास। मंगाराज यहीं से का तो इंतजार कर रहा था, बोला हाँ भाई अब पैसा तो रेडी है, दे देते हैं, बट सिक्योरिटी क्या रहेगा। वो बोले हम लोगों के पास तो बस जमीन है। तो बोला तो दे दो, जमीन के लिए तो बैठे हैं। तो अपना वो जो 6 3/3 का वो ज़मीन था उसने वो मॉडगेज करा लिया। और अब जाहिर सा बात है, अब जान ही थरे इतना जो शातिर खिलाड़ी है वो एक बार जो मॉडगेज कर ली वो और देगा उसको वापस। ना तो उसको वो मंदिर बनाने का पैसा दिया और ना वो मॉडगेज किया हुआ ज़मीन उसको लौटाया, वो अपना नाम पे वो हड़प लिया। ठीक है, वो और इतना ही सिर्फ नहीं, उन दोनों का जो घर था ना उस घर को भी ऑक्शन करा दिया, नीलाम करा दिया गया, तोड़ दिया गया। ठीक है, और जितना उनका पास पैसा वैसा था सारा छीट लिया गया। और बेचारे उन लोग के पास एक गाय था जिसका नाम था नेता। ठीक है, वो गाय को वो लोग अपना एकदम बच्चे जैसा पाला था, बहुत प्यार करता था। और गाय बहुत अच्छी भी थी, दूध देती थी, एकदम बढ़िया हृष्ट पुष्ट गाय थी। तो उस गाय को भी ये लोग जबरदस्ती ले लिया। तो अब सोचिए बेचारा एक मतलब दो फेयरली हैप्पीली मैरिड कपल थे, उन लोगों के पास अपना ज़मीन था, अपना एक गाय था, प्यार मोहब्बत था, घर था। उन लोगों से उनका घर छीन लिया, उनका ज़मीन छीन लिया, उनका ज़िंदगी जीविका पैसा छीन लिया, उनका गाय भी छीन लिया। बेचारा जो भाग्य था वो पागल हो गया, पागल हो गया, वो मेंटल असाइलम में चल गया। और जो सरिया थी बेचारी, वो मंगाराज का अंगना का बाहर, घर का बाहर अंगना में जाकर के डेली रोती थी, डेली रोती थी। जो सांदनी थी यानी उसका वाइफ, मंगाराज का वाइफ, वो उसको दिल बहुत दुखता था ये सब चीज़ से। वो मंगाराज से बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि लौटा दो इन लोग को लैंड, का ही लोग बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मजार है जो मंगाराज उसका बीवी का बात सुने। ठीक है, तो सरिया ऐसे ही रोते 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 दम तोड़ दी, उसका ज़िंदगी निकल गया, उसका मौत हो गया मंगाराज का अंगना के बाहर ही। अब यही है नॉवेल का क्लाइमैक्स, यहीं से सब चीज़ टर्न होना शुरू करता है। जैसे ही डेड बॉडी मिला विलेज चौकीदार को, चौकीदार जा करके पुलिस दरोगा को खबर दिया कि देखो भाई एक डेड बॉडी मिला है, जा करके इन्वेस्टिगेशन करो। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। ठीक है, दरोगा ने इन्वेस्टिगेशन किया, सबको पता करने बोला कि क्या बात है, क्या मतलब माजरा है, किसने मारा, सब चीज़। तो जब ये सब चीज़ हुआ इन्वेस्टिगेशन, तब पता चला कि ये एक्चुअली मंगाराज का करनी है। ठीक है, उसी का वजह से इसका जो मौत हुआ है ये सरिया का उसका हुआ है। तो उसको कोर्ट में लेके गया, उसका विचार हुआ। अब इसमें भी आप देखिए लीगल सिस्टम का कितना बड़ा खोखला लीगल सिस्टम, ये अभी आपको पता चलेगा कि 2 दिन में लगभग 30 से भी ज़्यादा आई विटनेस जुगाड़ किया था। ठीक है, थानेदार ने सब कोई जाकर के विटनेस भी दिया था कि कैसे मंगाराज ने, मतलब मंगाराज का हाथ था, उसका क्रुएल्टी था, उसका मतलब इनजस्टिस था, जो कि जिसका वजह से सरिया कंपेल्ड हुई थी अपना जान देने में। सब कोई विटनेस दिया था। ठीक है, हालांकि बाद में सबको अपना विटनेस थोड़ा थोड़ा चेंज भी कर लिया था एविडेंस का हिसाब से, या डर से कि कहीं मंगाराज वो लोग को घर से ना निकाल दिया, उसका ऊपर अत्याचार ना किया, इसलिए बाद में कुछ लोग मुकर भी गया था। लेकिन कुछ कुछ दिया था आई विटनेस। लेकिन उस आई विटनेस का बावजूद जो जज थे, जज का एक इंग्लिश जज थे, उनका नाम था जैक्सन, उन्होंने वो मतलब मर्डर का चार्ज नहीं दिया उसके ऊपर। क्यों क्यों उन्होंने मर्डर का चार्ज नहीं किया? क्योंकि जो एक सिविल सर्जन थे, एक डॉगलस नाम का एक सिविल सर्जन थे, जिन्होंने ऑटोप्सी किया था सरिया का डेड बॉडी का, पता लगा जैसे पोस्टमार्टम टाइप का पता करने के लिए इसके साथ हुआ क्या था। तो उसने ये चीज़ को सपोर्ट नहीं किया था कि इस मंगाराज का कोई हाथ है। तो इसी वजह से जैक्सन ने भी इतना सारा नेटिव आई विटनेस रहने का बावजूद एक इंग्लिश मैन का ही बात उसने सुनाई दिया। तो इससे पता चलता है कि जज को जहाँ पे इम्पार्शियल होना चाहिए, विटनेस के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वहाँ पे वो क्या कर रहा, वो एविडेंस रहते हुए भी रेशियल प्रेजुडिस की तरफ जा रहा। तो क्या ये है जस्टिस? हालांकि तो यूरोपियंस कहते रहते हैं कि हम ही लोग एनलाइटनमेंट लाए हैं, हम ही लोग लॉजिक और एविडेंस छोड़ के और कुछ पे विश्वास नहीं करते, हम लोग ही तो ट्रूथ को फॉलो करके चलते हैं, ये लोग तो अंधा है, ये लोग तो काला है, ये लोग तो एकदम अंधकार में जी रहा। असलियत में पता चलता है कि रियलिटी इज नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। और जो सेनापति फकीर मोहन सेनापति, उन्होंने अपना पर्सनल लाइफ में भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ काम किया है। तो ये जो व्हाइट मेन्स बर्डन ना, ये लोग जो प्रचार करते कि हम लोग तो जो अनसिविलाइज्ड बारबेरिक नेशन है उसको हम लोग कॉलोनी स्थापन के उसको शिक्षित कर रहे हैं, उसको ज्ञान का आलो का तरफ लेके जा रही है, फालतू झूठा सरासर फेक दावा है। ठीक है, वो लोग बल्कि उनको जिंदगी को और ज्यादा अंधेरे में ढकेल दे रहे हैं। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था ईशान चंद्र सरकार, और इसका मंगाराज का जो लॉयर था राम राम लाला, वो दोनों जब डॉगलस से सवाल जवाब करते हैं
तो जैक्सन जो है और डॉगलस खुद भी जो है बहुत ज़्यादा इसको लेके छेड़ खोजते कि इनका हिम्मत कैसे हुआ कि ये लोग काला इंडियन होकर के हम लोग जैसे यूरोपियन को सवाल जवाब कर रहा है। बहुत ज़्यादा वो लोग भड़क गया। तो खैर फिर आखिर में जब विचार हुआ तो गिल्टी पाया गया मंगाराज, लेकिन उसको मर्डर का सज़ा नहीं मिला। उसको किस चीज़ का सज़ा मिला? वो जो गाय था ना, गाय चुराने का सज़ा पे उसको प्रिजन जाने पड़ा। तो खैर उसको सज़ा तो उसको मिला, बट मर्डर का सज़ा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, थोड़ा सा लेस सज़ा मिला, लेकिन फिर भी क्राइम करता है तो उसको जाना पड़ा जेल में। और जो उसका वाइफ थी शांतनी, वो भी इससे पहले ही मर चुकी थी। क्यों मर चुकी थी? क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था कि सरिया बेचारा निर्दोष होकर के वो मर गई, लेकिन इसका अपना उसका हस्बैंड कोई मदद नहीं किया, इसी वजह से हार्ट ब्रेक होकर वो भी मर गई थी। फिर इसका बाद शुरू होता है डाउनफॉल, और अब आपको देखना मिलता है कर्मा का मैजिक कि जो जो अब तक गलत किया है वो सब का साथ एक एक करके अब गलत होता है। सबसे पहला गलत तो मंगाराज का खुद का साथ होता है कि उसको उसको जेल जाना पड़ता है। और जैसे ही वो जेल जाता है, उसका जो लॉयर था ना राम राम लाला, वो ठीक उसी तरीके से उसका लैंड एसेट को, उसका ज़मींदारी को कन्फिस्केट कर लेता है जैसे मंगाराज ने खुद छोटा मियाँ का किया था। उसको लोन बॉन्ड दिखाता है और उसका ज़मींदारी को ऑक्शन करके वो अपना नाम कर लेता है। ठीक है, वो लॉयर। और फिर जब वो जेल से रिलीज होता है तब वो देखता है कि उसका अपना इतना बड़ा जो ज़मींदारी था, इतना ज़रा ज़मीन था, सब एकदम बेकार होके पड़ा है, सब फैलो हो गया, किसी में फसल नहीं है, किसी में उपजाऊ नहीं है। जो भी उसका पास एसेट था, ठीक है, सब कोई आधा आदमी लेकर के भाग गया है, आधा आदमी बेच दिया है। उसके जो बेटे थे सब के सब एकदम नकारा निकले, जो भी कुछ जमा पूंजी था सब वो लोग ने उड़ा दिया है। अब ना उसके पास अपना ज़मींदारी है, ना उसके पास अच्छा कोई लैंड है, ना उसके पास कोई एसेट है, और ना उसके पास कोई मैन पावर या मनी पावर रह गया है। चंपा जो थी वो भी अपना करनी से बचती नहीं है। जैसे ही मंगाराज जेल जाता है, चंपा क्या करता है, मंगाराज का ही मतलब लैंड एसेट में काम करने वाला एक बार्बर रहता है जिसका नाम होता है गोविंद। तो गोविंद के साथ चंपा मिलकर के साजिश करती है, और सारा, अब जाहिर सा बात है चंपा क्योंकि उसका पर्सनल असिस्टेंट था मंगाराज को, तो वो अपना लॉकर का चाबी कहाँ रहता है सब उसको पता है। तो लॉकर का चाबी खोल करके सारा पैसा वैसा लेकर के वो भाग चलती है इसके साथ, गोविंदा नाम का बार्बर का साथ। लेकिन आखिरी रक्षा उसका नहीं होता है। वो इतना ज़्यादा गोविंदा को बुली करती है कि मेरा हिसाब से चलो, मेरा बात मान के चलो, मुझे इतना हिस्सा दो, कि गोविंदा एकदम तंग आ करके उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो वो अपना खूर से क्या करती है, उसका गला काट देती है। तो चंपा का तो वहीं दी एंड हो जाता है। और फिर सारा पैसा लेकर के गोविंद अकेले भागना चाहता है एक नदी से नौका लेके बाहर, लेकिन वही नदी में आखिरकार क्या होता है, वो डूब जाता है, और जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल उसको जिंदा चबा के खा जाता है। तो इस तरीके से चंपा और जो गोविंद है, उन दोनों का जो कर्मा है वो लोग को लौट के आता है। वो लोग को तो सज़ा मिल जाता है। और आखिरी जो चैप्टर है उसमें मंगाराज का भी बहुत बुरा हश्र होता है, उसको हॉन्ट करता है जो स्पिरिट, मतलब इसका भागिया का स्पिरिट, सरिया का स्पिरिट, उसका अपना बीवी का स्पिरिट, सब उसको हमेशा हॉन्ट करते हैं। वो सो नहीं पाता है। जैसे ही वो सोने का कोशिश करता है, उसका सपने में आता है कि एक स्केलेटन, एक कंकाल अपना मुंह खोल करके आ रहा है, डरावना, उसको जिंदा निकले। वो समझ जाता है कि वही सरिया है जिसने रो रो करके अपना जान दे दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, यहीं अब मुझे निकलने आ रहा है। फिर जब वो आंख बंद करते हैं, उसको दिखता है कि पूरा आसमान काला घना बादल में ढक गया है, और उसमें से लाखों लाखों के तादाद में भगिया आ रहे हैं, हाथ में मुगुर लेके हुए, और सब मिलकर के उसका सर पे मार रहे हैं उतना सारा मुगुर लेके। वो एकदम सटपटा के रह जाता है, उसको बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता। आखिरकार उसको एक फाइनल इमेज, 4 दिन ऐसा टॉर्चर उसके साथ चलता है, और फिर आखिरी मोमेंट में उसका मौत हो जाता है। मौत होने से पहले वो एक इमेज देखता है कि एकदम देवी जैसी एक खूबसूरत और एक सजी हुई ब्रिलियंट एक वुमेन का तस्वीर वो देखता है, जो उसको बुला रही है अपने पास। और वो वुमेन किसका जैसा होती है, उसका अपना बीवी जैसा, जिसको उसने कभी भाव नहीं दिया। तो इससे ये भी एक चीज़ पता चलता है, ये सेनापति दिखाते हैं कि जो वर्चुअस होते हैं ना, वो भले ही जिंदगी में आप उनको कितना भी सप्रेस करें, लेकिन अंत में सुखी वही होते हैं। ट्रूथ विंस एट द एंड। ठीक है, और इसी के साथ मंगाराज का जो है मौत हो जाता है, और इसी के साथ नॉवेल भी अंत हो जाता है। तो ये था पूरा नॉवेल। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, हम लोग जल्दी से जल्दी उसमें वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़